गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इनमें नकल रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जो गलत है। सरकारी आदेश के मुताबिक नकल करने और कराने वालों को 3 महीने तक बिना आरोप तय किए हिरासत में रखा जा सकता है। वहीं परीक्षा में बाधा डालने या व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी संपत्ति कुर्क किए जाने की भी बात कही गई है। इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 58 लाख से ज़्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके लिए लगभग 2,500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे एग्ज़ाम की लाइव मॉनिटरिंग होगी। राज्य में जिस तरह से नकल माफिया की खबरें आती रही हैं, उन्हें देखते हुए ये इंतज़ाम सही हैं। इनके साथ परीक्षाओं में नकल रोकने के जो भी उपाय किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए, मगर नकल करने वाले छात्रों पर NSA के तहत कार्रवाई हो को ठीक नहीं माना जा सकता। इस मामले में पहला सवाल तो यही बनता है कि जिस तरह की शिक्षा छात्रों को मिलनी चाहिए, क्या वह उन्हें दी जा रही है? क्या स्कूलों में जितने शिक्षक होने चाहिए उतने हैं? छात्रों और शिक्षकों का अनुपात क्या है? सच पूछिए तो सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति किसी से छुपी नहीं हुई नहीं है। केंद्र सरकार के 2019 के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों की कमी है। दूसरी बात यह है कि नकल विरोधी नियम कानून पहले से ही मौजूद हैं, जिनके तहत दोषी छात्रों को सज़ा दी जा सकती है। तीसरी बात यह है कि अगर छात्रों को नकल करने पर जेल भेजा जाएगा तो उनके अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ने का डर भी पैदा होगा। एक सवाल यह भी है कि क्या इन छात्रों के नाम आपराधिक रिकॉर्ड में भी डाले जाएंगे? अगर ऐसा है तो उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। कुछ समय पहले उत्तराखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद सख्त नकल विरोधी कानून पास किया था। इसके तहत सरकार ने नकल कराने वालों पर भारी जुर्माने और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया था, मगर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी लेवल के परीक्षार्थियों को इससे अलग रखा गया। इसकी वजह प्रदेश सरकार की यह चिंता थी कि छात्रों को इतनी सख्त सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। बेहतर यही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में मौजूदा खामियों को दूर करे, वह शिक्षा पर खर्च बढ़ाए, खास तौर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर करे, क्योंकि आबादी का बड़ा हिस्सा निजी स्कूलों का खर्च उठाने की क्षमता नहीं रखता। जब तक शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक सख्त नकल कानून बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पिछले सप्ताह रूस गए। वहां उन्होंने
सुरक्षा परिषद सचिवों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बहुपक्षीय बैठक में शिरकत की। मॉस्को में डोभाल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिले। बड़ी बात यह कि पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर भारत के एनएसए के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर बातचीत की। इससे पता चलता है कि जब रूस वैश्विक बिरादरी में अलग थलग पड़ता जा रहा है और उसे चीन के जूनियर पार्टनर के रूप में देखा जाने लगा है, वह भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहता है। इधर भारत ने कुछ महीनों पहले G20 का अध्यक्षता संभाली है, लेकिन इस पर यूक्रेन युद्ध की आंच पड़ सकती है। 10 दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध को साल भर हो जाएंगे। अब रूस हमले और तेज करने के मूड में है, वहीं यूक्रेन भी हथियार बढ़ा रहा है। वह रूस को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में है। अगर युद्ध तेज होता है तो दुनिया भर में महंगाई दर बढ़ेगी, जो पहले ही काफ़ी ऊंची है। इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर भी खराब असर होगा। ऐसे में भारत की अध्यक्षता में G20 के लिए कुछ ठोस हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अपने एक हालिया इंटरव्यू में भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने माना था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा दोस्ताना और मजबूत रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से भू राजनीतिक बदलावों के कारण उनमें तनाव देखने को मिल रहा है। अलीपोव ने चीन का जूनियर पार्टनर बनने की अटकलें भी खारिज की थी। उन्होंने कहा था कि रूस कभी किसी का जूनियर पार्टनर नहीं रहा है। रक्षा सहयोग पर अमेरिकी और रूसी नज़रिए के फ़र्क पर जोर देते हुए उन्होंने कहा था कि कभी-कभी भारत के साथ अमेरिकी सहयोग के बारे में पढ़ना बहुत रोचक लगता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर जो कुछ हम ऑफ़र करते हैं, वैसा कुछ वे नहीं देते। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को पॉलिसी से नहीं जोड़ते। हमारे प्रोजेक्ट भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीतियों के पूरक के तौर पर काम करते हैं। पश्चिम ऐसा नहीं करता। अलीपोव की बात पहले भले ही सच हो, लेकिन इधर अमेरिका भारत को अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी की पेशकश करने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 में इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET का ऐलान किया था। इस पर हाल में अमल शुरू हुआ है। इससे दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने वाले नए द्विपक्षीय डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का रास्ता साफ हो रहा है। लेकिन भारत अपने पारंपरिक डिफेंस पार्टनर रूस को नहीं खोना चाहता। दिलचस्प है कि अलीपोव ने एक तरफ आश्वस्त किया कि पाकिस्तान के साथ रूस ऐसा कोई समझौता या पहल नहीं करेगा जिससे भारत के साथ उसके रिश्तों पर आंच आए, लेकिन इसके साथ यह भी बताया, हम रूस पाकिस्तान के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी का विस्तार करना चाहते हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान और रूस में रिश्ते मजबूत करने की इच्छा दिखी है।
लेकिन ऐसे समय जब पाकिस्तान अभूतपूर्व आर्थिक संकट में है, रूस के साथ दोस्ती गांठना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं हो सकता। स्टॉप।